हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों से आप लोग हमें जिक्र कर रहे थे, सर ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए, ज्योमेट्री स्टार्ट कीजिए। आज वो दिन आ गया दोस्तों। आज मैं आपका ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर का थ्योरी और क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, फिर टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आप सर्च मारिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल मार्ग क्लासेस। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है मार्ग क्लासेस। तो मार्ग क्लासेस सर्च मारने के बाद नीचे देखिएगा दोस्तों, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप वहां टच कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह ज्योमेट्री जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री में जितना भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, टोटल चैप्टर का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर वो आप ज्वाइन किए रहिएगा तो उस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के बाद घर पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अभी जो हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला चैप्टर हम आपका लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे। तो लाइन एंड एंगल हो या फिर ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पॉलीगन या सर्किल, ठीक है, टोटल चैप्टर का थ्योरी हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा। हम यहाँ क्या करेंगे कि सारे थ्योरी को समझाते हुए चलेंगे। लिखने का जरूरत नहीं है सर, केवल आप बस देखा कीजिए। लिखना होगा तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और वहां से अच्छे तरीके से नोट्स बना लें। ठीक है, और हर चैप्टर का काफी संख्या में हम क्वेश्चन भी उसमें डाले हैं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा हिंदी लैंग्वेज में होगा, लेकिन थ्योरी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपका पहला चैप्टर ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इच्छा हो तो नोट कीजिए, इच्छा नहीं हो तो नोट मत कीजिए, क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से आप लोग देखकर लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फादर्स ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड। अब जिसके बारे में पढ़ रहे हैं सर, उनके जन्मदाता के बारे में पहले जान लें। ठीक है, ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं, पहले भी कभी पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री, चूंकि 7वें 8वें 9वें 10वें क्लास में भी पढ़ना है ना। तो ज्योमेट्री शब्द जो होता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा से ली गई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द जियो प्लस मेट्रोन इक्वल टू ज्योमेट्री। ठीक है, जहां जियो का मतलब भूमि, मेट्रोन का मतलब मापन, और यह मिलकर बनाया भू मापन। तो ध्यान रखना है कि ज्यामिति शब्द ग्रीक भाषा से ली गई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस मेट्रोन इक्वल टू ज्योमेट्री, जहां जियो का अर्थ भूमि, मेट्रोन का अर्थ मापन, और यह मिलकर बनाया भू मापन। ठीक है, अब ज्योमेट्री में हमारा जो सिलेबस है पढ़ना, हमारा क्या 7 8 9 10 तक जितना भी सिलेबस था, टोटल का कॉम्बिनेशन यहां आपका पढ़ना है सर, टोटल का संग्रह। ठीक है, तो ज्योमेट्री में जो हमारा पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। दूसरा टॉपिक ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में। तीसरा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में। चौथा पॉलीगन, बहुभुज, और पांचवा सर्कल, वृत्त। लेकिन इनमें इस 5 चैप्टर में हमारा 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। एक ट्रायंगल, जिससे काफी संख्या में क्वेश्चन दे रहा है, और एक हमारा सर्कल। ये दोनों चैप्टर से काफी क्वेश्चन दे रहा है। पीडी का पेपर आप देखिएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ज्योमेट्री से। मेंस का पेपर देखिएगा तो 10 या 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा ज्योमेट्री से। ठीक है, तो हम चैप्टर को एकदम बेसिक 0 लेवल से शुरू किए हैं। पहले इंट्रोडक्शन दिए, ये केवल इंट्रोडक्शन था। अब यह चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर लाइन एंड एंगल, हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे, 0 डायमेंशन या नो डायमेंशन, मतलब बीमाहीन इकाई, जिसमें एक टॉपिक आएगा
बिंदु, पॉइंट। तो इस सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिंदु के बारे में आपको समझाएंगे और उसके बाद फिर पहला चैप्टर हम लाइन एंड एंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई इसे उतारना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अभी आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नो डायमेंशन या जीरो डायमेंशन, यानी जिसमें कोई बीमा ना हो, यानी बीमाहीन। तो बीमाहीन इकाई केवल इसी का होता है सर, बिंदु का, क्योंकि पॉइंट में कोई बीमा नहीं होता है। तो जरा बताइएगा पॉइंट, डिफिनेशन दीजिए तो आप पॉइंट किसे कहते हैं? तो आपको भी पता है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, बिंदु कहलाता है ना पता? हम इसे बोलेंगे वही चीज दूसरे शब्दों में, हम कहेंगे कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सके तथा जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, बिंदु कहलाता है। कह सकते हैं ना कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, अर्थात जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, बिंदु कहलाता है। बिंदु को कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 ईटीसी द्वारा सूचित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी डॉट 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 इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है। अगर हमें कहीं पे इस तरीके से डॉट ए, अगर कहीं पे इस तरीके से डॉट ए लिखा मिले तो ध्यान रखिएगा कि हम इसे पढ़ते हैं रीड एज पॉइंट ए। अगर कहीं पे ऐसा टर्म लिखा हुआ मिले तो हम इसे पढ़ते हैं बिंदु ए। ठीक है, पॉइंट ए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हम जरा दो बातें पूछना चाहेंगे आपसे। जरा बताइएगा कि प्रमेय और अभिधारणा में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपका जवाब होगा, अगर आपको पता होगा तब, कि प्रमेय जिसे प्रूफ किया जा सकता है और अभिधारणाएं जिसे प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो पॉइंट में कुछ अभिधारणाएं हैं जिसे अभी हम समझाएंगे आपको, फिर आगे की ओर हम चलेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला अभिधारणा है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें जो ध्यान रखिएगा कि किसी एक बिंदु से, ध्यान रखना है, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। याद रखिएगा इसे, पॉइंट में सबसे पहला अभिधारणा है कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा कि किसी दो बिंदु से केवल एक रेखा गुजरती है। ध्यान रखना है, दूसरा अभिधारणा कि किसी दो बिंदु से केवल एक रेखा गुजरती है। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट पढ़े हैं, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु कहता है तीसरा पॉइंट कि तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाता है। तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाता है। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, और भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम बोले हैं कि तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। ठीक है, कहता है कि तीन या तीन से अधिक वैसा बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित ना हो, असंरेख बिंदु कहलाता है। देखिए तो सीधा लाइन सरल रेखा में केवल ना हो, पी क्यू आर एस टी यू,
नाम दे दिए अपने मन से कि 3 या 3 से अधिक वैसा बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित ना हो असंरेख बिंदु कहलाता है। ठीक है, और एक लास्ट 5वां पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त गुजरती है। 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त गुजरती है। ठीक है, तो इतना जीरो लेवल से आपका हम चैप्टर को स्टार्ट किए हैं सर। अभी तक हम सिलेबस में एंट्री नहीं किए हैं, अभी इंट्रोडक्शन ही हमारा चल रहा था कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में कितने टाइप हमारा पढ़ना है, ज्योमेट्री में हमारा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको हम स्टार्ट किए एकदम बेसिक से जीरो डायमेंशन से। जीरो डायमेंशन में सबसे पहला टॉपिक बिंदु के बारे में था, फिर बिंदु के बारे में समझाने के बाद बिंदु के कुछ अभिधारणाएं के बारे में आपको समझाएं, जो कि देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक 5 था। ठीक है, जिसमें पहला था किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, दूसरा कि किसी 2 बिंदु से केवल एक रेखा गुजरती है, तीसरा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित हो संरेख बिंदु कहलाता है, चौथा कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित ना हो असंरेख बिंदु कहलाता है, और 5वां कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त गुजरती है। कोई भी 3 असंरेख बिंदु दिखा दीजिए कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त गुजरती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अब चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लें। चलिए, तो आपका जीरो डायमेंशन या नो डायमेंशन समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट किए हैं 1 डायमेंशन। ठीक है, जहां से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया। इससे पहले जो भी बातें आपको समझाएं वो केवल इंट्रोडक्शन था सर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं लाइन, रेखा। ठीक है, लाइन के बारे में। लाइन ध्यान देना है 2 प्रकार का है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले जरा हमें बताइएगा कि रेखा क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा सर। आप लोग को भी पता है जिसमें केवल लंबाई हो, पता है ना आप लोग को, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रेखा बिंदुओं का वह समुच्चय है जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जाती है। रेखा बिंदुओं का वह समुच्चय है जो एक सीध में अनंत बिंदुओं तक जाती है। ठीक है, इसे यह भी कह सकते हैं एकदम शॉर्ट में कि जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो रेखा कहलाता है। जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो रेखा कहलाता है। ठीक है, रेखा 2 प्रकार का होता है, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन और दूसरा कर्व वक्र रेखा कर्व लाइन। ठीक है, तो पहला जो है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में छोटा डेफिनेशन कि सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है, पढ़े हैं ना, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है। सीधी रेखा को ध्यान दीजिए, सीधी रेखा को सरल रेखा कहा जाता है और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है, पढ़े हैं ना। हम इसी को अदर डिफिनेशन देते हैं, कहते हैं कि वैसी रेखा जो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपनी दिशा को परिवर्तन नहीं करता है। कह सकते हैं वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपनी दिशा को परिवर्तन नहीं करता है, सरल रेखा कहलाता है, कह सकते हैं। दूसरा है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा तो पहले कह दिए कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है। इसको कहेंगे कि वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपनी दिशा को परिवर्तन करती है, कह सकते हैं। वैसी रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपनी दिशा को परिवर्तन करती है, वक्र रेखा कहलाता है। बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, ये हो गया रेखा और रेखा का प्रकार। रेखा 2 प्रकार का होता है, सरल रेखा और वक्र रेखा। नेक्स्ट टॉपिक लिखे हैं लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। खंड का मतलब टुकड़ा, मालूम है ना। तो कहेंगे कि यह रेखा खंड का डेफिनेशन कि यह सरल रेखा का एक टुकड़ा होता है। यह सरल रेखा का एक टुकड़ा होता है
जिसके दो अंतः बिंदु होती है। देखिए तो हम इसे कह सकते हैं ए बी रेखाखंड है, कह सकते हैं ना। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, लेकिन रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, चलिए किरण अगला टॉपिक है। रे किरण कहता है कि यह भी सरल रेखा का एक टुकड़ा होता है, यह भी सरल रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसके एक अंतः बिंदु होती है, एक अंतः बिंदु होती है। रेखाखंड में दो अंतः बिंदु और किरण में एक अंतः बिंदु। ये अंतः बिंदु का मतलब कि इस लाइन को एरो का निशान दिए हैं तो इधर की ओर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ फिक्स पॉइंट है तो इस लाइन को इधर की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा कि रेखाखंड यह सरल रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसके एक अंतः बिंदु होती है। ठीक है, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज बहुत ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में है सर, ऊंचाई एवं दूरी, ट्रिग्नोमेट्री में आपका आता है। कहता है क्षैतिज रेखा, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाता है। पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाता है। अगर हम इस प्रकार से कोई लाइन खींच दें तो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, पैरेलल टू द अर्थ। ठीक है, दूसरा है वर्टिकल लाइन, उदग्र रेखा। कहता है पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई रेखा उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है। इसका भी यूज, इन दोनों पॉइंट का यूज हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। क्या बताएं कि पृथ्वी तल के समानांतर तो क्षैतिज रेखा, पृथ्वी तल के लंबवत तो उदग्र रेखा। ठीक है, अब आइए आगे, देखिए आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, समानांतर रेखा कहता है एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं, एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा समान होती है, समानांतर रेखा कहलाता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हम लिए हैं, ये डिस्टेंस सभी जगह सेम होना चाहिए, यह डिस्टेंस सभी जगह सेम होना चाहिए। तो समानांतर रेखा जरूरी नहीं है सर कि इस प्रकार ही हो, आपका समानांतर रेखा जो है इस प्रकार भी हो सकता है। देखिए तो ध्यान से, केवल बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। समानांतर रेखा इस प्रकार भी हो सकता है, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा समान होती है, समानांतर रेखा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कहता है कि जब दो समानांतर रेखा को कोई अन्य रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समानांतर रेखा को कोई अन्य रेखा काटती है तब वह तिर्यक रेखा कहलाता है। ठीक है, तिर्यक रेखा कहिए या तिर्यक छेदी रेखा कहिए, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करा कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखा। संगामी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है सर, किसी एक बिंदु पर संगम, संगम यानी मिलना। ठीक है, संगामी रेखा कॉन्करेंट लाइन कहता है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं, या तीन से अधिक बोलेंगे, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है या किसी एक बिंदु से गुजरती है तो वो सब संगामी रेखा कहलाता है। ठीक है, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वह संगामी रेखा कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन अभी आपको हम दे रहे थे, ये टोटल एक ही टॉपिक था सर, लाइन। केवल क्या, लाइन के बारे में जो आता है वन डायमेंशन के अंतर्गत। सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया। टोटल एक पॉइंट का डिफिनेशन आपको पीडीएफ में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर क्या था सर, लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। तो अभी तक तो हमने रेखा के बारे में समझाया, आपको समझाया ना। अब इसके बाद चलेंगे टू डायमेंशन,
कोण के बारे में। ये जो 1 है यहां हो जाएगा 2 डायमेंशन। ठीक है, अगर किन्हीं को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम 2 डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपका 1 डायमेंशन लाइन का इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट किए 2 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में सबसे पहला हमें पढ़ना है एंगल, कोण के बारे में। तो जरा बताइएगा सर, कोण किसे कहते हैं? पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हैं कि 2 किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। पढ़े ना आप लोग? हम इसे किसी और डेफिनेशन में समझाते हैं। कहते हैं कि किसी एक बिंदु से निकलने वाली किन्हीं 2 किरणों के बीच की आकृति को कोण कहते हैं। कह सकते हैं किसी एक बिंदु से निकलने वाली किन्हीं 2 किरणों के बीच की आकृति को कोण कहते हैं। ठीक है, आपका भी डेफिनेशन सही है कि 2 किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर बताना है टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों का प्रकार। तो कोण जो है मेन 7 प्रकार का होता है सर। आप देख सकते हैं, जीरोथ एंगल, शून्य कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, राइट एंगल, सम कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण एंड कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। अब हम बारी बारी से टोटल को समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सर जीरोथ एंगल, शून्य कोण। छोटा डिफिनेशन, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री के बराबर हो शून्य कोण कहलाता है। कह सकते हैं ना, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री के बराबर हो शून्य कोण कहलाता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या कह सकते हैं? एक और डेफिनेशन में देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में निकलने वाली 2 समपाती किरणों, किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में निकलने वाली 2 समपाती किरणों के बीच बना कोण शून्य कोण कहलाता है। कह सकते हैं अगर दोनों किरण एक दूसरे पे ओवरलैप है, क्योंकि क्या बोले, किसी एक बिंदु से एक ही दिशा में निकलने वाली 2 समपाती किरणों, समपाती मतलब ओवरलैप, के बीच बना कोण शून्य कोण कहलाता है। जब तक सेकंड नंबर वाला रे ऊपर नहीं उठेगा एंगल शो नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या 0 डिग्री। दूसरा है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। कहता है कि वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका चित्र देखना चाहेंगे तो हम इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए तो ए ओ और ए बी, देखिए तो ध्यान से, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि 90 तो स्ट्रेट लाइन ए हो गया सर, हो गया ना, तो हमारा देख रहे हैं इससे तो नीचे की ओर है, तो ये हमारा हो गया न्यून कोण। फिर है राइट एंगल, सम कोण। आप सब जानते होंगे कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो सम कोण कहलाता है। और इसका अगर चित्र बनाना हो तो इस तरीके से बना दीजिए, ए ओ बी और ए हो गया थीटा। ठीक है, तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो सम कोण कहलाता है। चौथा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण कहता है कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, ए ओ बी और ए हो गया थीटा, मतलब कोण हो गया ना। फिर है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। कहता है कि वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो। वह कोण जिसकी माप
180 डिग्री के बराबर हो, सरल कोण कहलाता है। यानी थीटा इजकल टू 180, 180 डिग्री, ये हमारा हो गया थीटा। ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण कहता है वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो पुनर्युक्त कोण कहलाता है। इसका भी देखिए हम चित्र बना देते हैं इस तरीके से, ए हो गया, ओ, ए बी, अरे हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। लास्ट है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहता है वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो पूर्ण कोण कहलाता है। और इसका अगर चित्र बनाना हो तो बस इस तरीके से आप दिखा दीजिए। ठीक है, यही हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। तो क्या क्या बताएं अभी तक हम? टू डायमेंशन में स्टार्ट किए कोण के बारे में, फिर कोण का टोटल टाइप्स। ठीक है, लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ है सर, इसके बाद और भी है। ये तो मेन टाइप्स था, मेन टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो और भी कोने हैं। इसे जरा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम उसे लिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 7 टाइप्स खत्म हो गया। इसके बाद कुछ और भी है, ध्यान दीजिए। कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, इसी को कोटि पूरक कोण भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। कहता है पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, पढ़े होंगे आप लोग कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तब दोनों कोण आपस में पूरक कहलाते हैं। ठीक है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तब दोनों कोण आपस में पूरक कहलाते हैं। जैसे अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो इसका मतलब क्या सर? देखिए तो ध्यान से, ए हमारा हो गया θ1, ए हमारा हो गया θ2, हो गया ना। तो कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हमेशा कह सकते हैं? देखिए तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तब दोनों कोण आपस में पूरक कहलाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको कह दें कोई एंगल दें 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो क्या करते हैं आप? 30 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए 90 माइनस 30 करते हैं ना। 90 डिग्री में 30 डिग्री को घटाते हैं, तो उसी को हम एक फॉर्मूला बना दिए। फॉर्मूला क्या बना दिए? देखिए यहां लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड एंगल, अभिष्ट कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल। अभिष्ट कोण बराबर 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, दिया हुआ कोण। ठीक है, आगे आइए। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, सेम इसी प्रकार कहता है कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तब दोनों कोण आपस में संपूरक कहलाते हैं। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि इधर θ1 है और इधर θ2 है तो कह सकते हैं कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180, 180 डिग्री। और इसका भी फॉर्मूला निकाल दिए कि रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो दोनों कोण पूरक कहलाएगा। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तब दोनों कोण संपूरक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण कहता है कि जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है, कोई किरण, जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है तब यह किरण को मिलने से इसके दोनों तरफ जो कोण बनते हैं वह आसन्न कोण कहलाता है।
जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आकर मिलती है तो इसे मिलने से दोनों ओर जो कोण बनते हैं वे आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, कभी कभी देखिएगा किसी बुक में कहेगा कि जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, दोनों कोणों का शीर्ष कॉमन हो। और बुक वगैरह में देखिएगा कि कभी कभी चित्र इस प्रकार देता है सर, इस तरीके से बनाता है कि इस एंगल का भी शीर्ष यहाँ पे है वर्टेक्स, इस एंगल का भी यहाँ पे है। ठीक है, तो वो भी हमारा सही है, लेकिन हम चित्र को ऐसा बनाएं इसके पीछे कुछ कारण है सर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, तो हमारा ए और बी यह हो गया आसन्न कोण, ये हो गया आसन्न कोण। और हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो ये ए प्लस बी बराबर 180 जो लिखे हैं, क्या ये आसन्न कोण से? यह आसन्न कोण से नहीं हुआ। आसन्न कोण तो हमारा ए और बी था, ए हुआ हमारा लीनियर पेयर, रैखिक युग्म से पढ़ेंगे आप लोग, रैखिक युग्म से। ठीक है, यह आसन्न कोण से नहीं, रैखिक युग्म से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहता है कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो इससे चार कोणों का निर्माण होता है। देखिए तो चार कोण आपका बन रहा है, 1 2 3 और 1 4। कहता है कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है तो इससे चार कोणों का निर्माण होता है, जिसमें आमने सामने के कोणों का युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। आमने सामने जैसे 1 2 और 3 4, ठीक है, जिसमें आमने सामने के कोणों का युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और यह आपस में बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसी चित्र से कुछ और पॉइंट याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट क्या याद रखिएगा सर, तो ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन चलेंगे तो काम आएगा। जरा बताइएगा, अगर हमारा ये जो लाइन है CD अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 कह सकते हैं? बताइए, कह सकते हैं? सेम उसी प्रकार AB भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो नहीं कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180? कह सकते हैं। उसी प्रकार CD A साइड भी स्ट्रेट लाइन है, तो कह सकते हैं 2 प्लस 4 180। उसी प्रकार 4 प्लस 1 180, ये भी तो कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों कोणों का योग 180 हो सकता है, इन दोनों का भी योग 180 हो सकता है, इसका भी 180 हो सकता है, इसका भी 180 हो सकता है, और ये तो पहली कह दिए कि 180 हो सकता है, कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों का योग 180, इसका भी 180, यह भी 180 और यह भी 180। ठीक है, तीसरी बात, इसमें तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, अगर हम चारों कोणों को जोड़ दें, ठीक है, तो देखिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अगर चारों को ऐड कर दें तो क्या कंप्लीट एंगल नहीं बनाएगा? और कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है ना। तो ध्यान दीजिए कि अभी हम क्या क्या समझाएं। पूरा कोण जब दोनों का योगफल 90 डिग्री हो, संपूरा कोण जब दोनों का योगफल 180 हो, एडजेसेंट एंगल जिसमें कहें हम A प्लस बी 180 होता है, लेकिन इसके कारण नहीं, रैखिक युग्म के कारण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि होता है 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, चलिए इसे भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। तो अभी हम कुछ और बातें बताने वाले हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है, देखिएगा इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम चल रहे हैं कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है। देखिएगा, अगर हम कह दें कि दो समानांतर रेखा है, नाम दे दें A B C D, और इसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, नाम देते हैं E और F। ठीक है ना।
तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण, देख लीजिए, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण बराबर होती है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट संगत कोण बराबर होती है, और तीसरा पॉइंट एक ही ओर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 180, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, 180, एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो अंतः कोणों का योग, ये भी कह सकते हैं 180 डिग्री होता है। ये तीनों पॉइंट के आप याद रखिएगा। तो ध्यान देना है, अब ध्यान देने वाली बातें कि एकांतर कोण कौन होता है। तो हम इसे समझाने के लिए इस चित्र में एंगल शो करते हैं सर। देखिए कहीं से भी शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कहीं से भी जिधर से इच्छा हो आप लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि चित्र में जो इस टाइप का आकृति आपको दिख रहा है, देखिए तो ध्यान से, क्या ऐसा आकृति दिख रहा है? कहता है एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण कौन है मालूम है आपको? देखिए ध्यान से, ये जो आपका आकृति दिख रहा है जेड जैसा, जो एकांतर क्रम में ऊपर और नीचे हो, तो कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये 4 और 6, ये जो हमारा कोण है 4 और ये जो कोण है 6, यही एकांतर कोण होता है सर। इसका डिफिनेशन नहीं है, एक चित्र के ही जरिए समझिएगा। सेम उसी प्रकार 3 और 5, यह भी एकांतर कोण है, हम नाम देते हैं 3 और यहां देते हैं 5। तो ध्यान रखिएगा, चित्र से समझिएगा कि कह सकते हैं एकांतर कोण बराबर होती है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, संगत कोण बराबर होती है। तो अब संगत कोण क्या है सर, वो समझिएगा। देखिएगा, अगर यह ट्रांसवर्स लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को काटा, ठीक है, ये तिर्यक रेखा अगर दो समानांतर रेखा को काटा, तो एक ही तरफ आइए, एक ही तरफ इन दोनों लाइन के ऊपर वाला कोण, ठीक है, एक ही तरफ इन दोनों लाइन के ऊपर वाला कोण और इन्हीं दोनों लाइन के नीचे वाला कोण, यही आपका संगत कोण कहलाता है। सेम उसी प्रकार इधर कहेंगे 2 और 6 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही तरफ दोनों लाइन के ऊपर और दोनों लाइन के नीचे, तो कह सकते हैं चित्र देखे तो कि कोण 1 बराबर कोण 5, सेम उसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 8, और ये तो ए साइड ना है, वो साइड आइए, कहेंगे कोण 2 बराबर कोण 6, सेम उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये बातें ध्यान रखिए चित्र के जरिए, ठीक है, कि हमारा 3 5 के 6 के बराबर होगा एकांतर कोण से, नहीं 3 नहीं, 3 बोले तो 3 5 के बराबर एकांतर कोण से, 4 6 के बराबर एकांतर कोण से, 1 5 के बराबर संगत कोण से, 4 8 के बराबर संगत कोण से। इसमें एक और होता है सर बाह्य एकांतर कोण, लेकिन उतना मत समझिए, डायरेक्ट ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके बाद लिखे हैं एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो अब देखिए एक ही ओर का अंतः कोण है कौन, तो देखिए ध्यान से, जो ये दिख रहा है आपको कि दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटा, तो एक ही ओर के अंतः कोण दोनों इधर वाला और दोनों इधर वाला, यही है ना सर। तो क्या है, इसको हम बताए थे 4, इसे 5, इसे 3 और इसे 6। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। उसी प्रकार एंगल 3 प्लस एंगल 6 और इक्वल टू 180। तो यह जो है एक ही ओर का अंतः कोण है। बात आ गई समझ में? इसके बाद चौथा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि एक ही ओर के अंतः कोणों के संधिभाजकों से, एक ही ओर के अंतः कोणों के संधिभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत होता है। तो देखिएगा अंतः कोण ए है ना, तो इसका संधिभाजक, अंतः कोण ए है तो इसका संधिभाजक, अंतः कोण है तो इसका संधिभाजक, अंतः कोण है तो इसका संधिभाजक।
तो इन अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत होता है। याद रखिएगा, इसे डायरेक्ट में नाम देते हैं पी क्यू आर एस। तो यह पी क्यू आर एस एक आयत होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट याद रखिएगा, पांचवा पॉइंट कि यदि तिर्यक रेखा, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। कहता है कि यदि तिर्यक रेखा इन दोनों समानांतर रेखा पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, जब इधर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा ना। और जब इधर 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री होगा ना। तो ध्यान रखना है कि जब दो समानांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तब अंतः कोणों के समद्विभाजकों को मिलाने से यह एक वर्ग बनता है, स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या बोले हम, आयत बनता है। जब यही लाइन अगर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तब यह एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम अभी दो थ्योरम समझाएंगे सर, तब जाकर इसका थ्योरी समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट आप समझिएगा, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। ठीक है, एक तरफ अंतः कोण समद्विभाजक, अदर साइड बाह्य कोण समद्विभाजक। तो समझना है सर कि अंतः कोण समद्विभाजक, जैसे आपको अगर कह दिया जाए कि ए ओ बी, अगर आपको कह दिया जाए ए ओ बी यह कोई एंगल है, ठीक है, यह कोई कोण है। अगर कोई लाइन इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, अगर कोई रेखा इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, तो अंतः कोण समद्विभाजक में अगर दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसे C कह दें तो एंगल AOC इक्वल टू होगा एंगल BOC। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर अंतः कोण समद्विभाजक कहे तो अगर AOB कोई एंगल है, OC इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस A वाला कोण और A वाला कोण दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसी को लिखे हैं कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC। सेम इसी प्रकार अगर इसी एंगल को बाह्य समद्विभाजक कह दे, बाह्य समद्विभाजक AOB, अगर ये हमारा कोई एंगल है और इसे बाह्य समद्विभाजक कह दे तो सबसे पहले हम OB को और पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाने के बाद अगर यह अंतः कोण है तो ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा ना। अगर वो अंतः कोण है तो ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा। और यह कोई लाइन जो है OC इस एंगल को अगर दो बराबर भागों में बांटेगा तो हमारा ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, यह अंतः कोण समद्विभाजक था और यह बाह्य कोण समद्विभाजक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये दोनों को सम करने से एक पॉइंट निकलता है सर कि यदि किसी कोण का अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक कर दिया जाए तो उनके बीच का योग कितना डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कह दें कि कोई एंगल है, देखिएगा जरा ध्यान से, कोई एंगल है, ये हो गया इसका अंतः समद्विभाजक और इसे अगर पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए तो ये हो गया इसका बाह्य कोण और ये हो गया बाह्य समद्विभाजक, हो गया ना। हम नाम देते हैं AOB। ठीक है, तो अंतः समद्विभाजक जो था अल्फा अल्फा अभी माने थे हम, बाह्य समद्विभाजक जो था हमारा बीटा और बीटा अभी माने थे हम, माने थे ना। तो अभी हम क्या कहें कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, देखिएगा इन दोनों के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्यों? तो देखिएगा स्ट्रेट एंगल से इन टोटल कोणों का सम कितना होगा बताइए। तो इन टोटल को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे? अब इसे हम 2 को कॉमन लें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या नहीं कहेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी यहां से यहां तक क्या हम कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी कोण का अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक के बीच बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगर किन्हीं को उतारना हो तो ध्यान दीजिएगा इधर।
ध्यान दीजिएगा, आप एक थ्योरम याद रखिएगा, ठीक है। एक थ्योरम याद क्या रखिएगा, अगर हम कह दें कि L1 पैरेलल, L2 समानांतर, L3 समानांतर, L4, इस प्रकार हम कुछ भी कह दें, 3 या 3 से अधिक कितना भी ले लें, ठीक है। अगर कोई लाइन हो, देखिएगा L1 L2 L3 L4, ठीक है, L1 L2 L3 L4। अगर हम कह दें कि 4 समानांतर लाइन है, कोई तिर्यक रेखा L5 इसे काटा और कोई तिर्यक रेखा L6 भी इसे काटा, ठीक है। अगर हम कह दें कि यह A है, B है, C है, D है, E है और F है, बात आ रही समझ में। तो याद रखिएगा कि हमारा A अनुपात B अनुपात C जो है वह D अनुपात E अनुपात F के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान देना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, इसका रेशियो सेम, इसका रेशियो सेम और इसका रेशियो सेम होगा, ठीक है। वो प्रूफ होता है सर, जब क्वेश्चन चलेंगे तो समझा देंगे कि वो प्रूफ होता है कि इसके समानांतर यहां से एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है। L5 के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, यह जो ट्रायंगल बन रहा है यह समरूप होगा, समरूप तब A तो इसका भी रेशियो A, यह B तो इसका भी रेशियो B, यह C तो इसका भी रेशियो C, और उसी प्रकार फिर इधर की ओर चलते हैं। तो हमें अभी प्रूफ से मतलब नहीं है, हमें केवल डायरेक्ट में याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि A अनुपात B अनुपात C जो होगा D अनुपात E अनुपात F के बराबर होगा। दूसरा याद रखिएगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बटा B जो है D बटा E के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि B बटा C जो है वह E बटा F के बराबर है, और यह भी कह सकते हैं कि A प्लस B जो बटा B प्लस C जो हमारा है D प्लस E बटा E प्लस F के भी बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें जो है आप याद रखिएगा। तो चूंकि हम इस पर भी लास्ट में कुछ क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या बताएं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, देखिएगा A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू D रेशियो E और रेशियो F। और इसी प्रकार 3 पॉइंट हम लिखे हैं कि A बटा B इक्वल टू D बटा E हो सकता है, B बटा C बराबर E बटा F हो सकता है। फिर लिखें A प्लस B बटा B प्लस C बराबर होगा D प्लस E बटा E प्लस F का, ठीक है। तो अब आपका लाइन एंड एंगल का सारा थ्योरी समाप्त हो गया। जैसा कि हम स्टार्टिंग में भी कहें कि जितना भी थ्योरी आपको हम लिखवाए हैं टोटल का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मार्ग क्लासेस, याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल का नाम क्लास के ही नाम से बनाया हुआ है, लेकिन यूट्यूब चैनल का नाम एडवांस मैथ विद मिथिलेश सर के नाम से है ना। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें, वहां जाकर सर्च करें मार्ग क्लासेस, जब आएगा तो उसे ज्वाइन कर लें। हम सारे चैप्टर का पीडीएफ उसी पर डालेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर पीडीएफ में कहीं पर भी टाइपिंग अगर मिस्टेक हो तो आप सुधार लीजिएगा सर, ठीक है। क्योंकि हम आपको भी पता है इतना टाइमिंग मेरे पास नहीं है सर कि हम क्वेश्चन को पहले बनाएं या फिर टाइपिंग के लिए दें और उसे 1 बाय 1 हम चेक करें, इतना टाइमिंग मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना है, कहीं पे भी अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसे सुधार लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लाइन एंड एंगल का कुछ क्वेश्चन देंगे एग्जाम्पल में, वो आप लोग को अभी पढ़ना है। और इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा वो अभी हम बार बार कर रहे हैं कि पीडीएफ बनाकर डाउनलोड आपका कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर।